ऐसा लगता है कि कुछ बातें बार बार कहनी पड़ती हैं और उन बातों में से पानी एक है। आज हम लोग अपने आसपास जो खबरें सुनते हैं उसमें जीडीपी, विकास दर वगैरह कई तरह की चिंताएं हमारे बड़े लोग करते हैं, लेकिन इन सब पर कभी भी पानी फिर सकता है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो बार बार कहना भी पड़ता है और बातों को न सुनने की भी बड़ी लंबी परंपरा है हमारी। नमस्कार, मैं रविश कुमार। सोचा नहीं था कि जिनसे जिंदगी का रास्ता पूछा करता था, आज उन्हीं के जिंदगी से चले जाने की खबर पढ़ूंगा। जाने वाले को अगर खुद कहने का मौका मिलता तो यही कहते कि अरे मैं कौन सा बड़ा शख्स हूं कि मेरे जाने का शोक समाचार दुनिया को दिया जाए। जिद करने लगते कि रहने दीजिए, जो काम मैंने किया है वो मेरा थोड़े ना है, मैंने तो बस जो पहले से मौजूद था इस दुनिया में उसी को उठाकर एक पन्ने पर संजोया है। उन्हें कोई ना तो बता सकता था, ना इस बात के लिए तैयार कर सकता था कि उन्होंने भी कुछ किया है। इसलिए वे हम सब के हीरो थे। एक हीरो वो होता है जिसे दुनिया जानती है, एक हीरो वो होता है जो इस दुनिया को जानता है। सोमवार की सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में अनुपम मिश्र ने अंतिम सांस ली। वो अब नहीं है तो कम से कम आज जिद नहीं कर सकते कि उनके जाने की खबर दुनिया को ना बताई जाए। कोशिश करूंगा कि उनके बारे में कम बताऊं और उनके काम के बारे में ज्यादा। यह किताब जो आपके स्क्रीन पर है 1993 में छप गई थी, लेकिन मेरे हाथ लगी 28 अगस्त 2007 को। यही तारीख उन्होंने लिखी थी उस किताब पर और लिखा था कि अनुपम जी की ओर से सप्रेम भेंट। तब से इस किताब को हर साल और साल में कई बार पढ़ता हूं। इस किताब के पहले पन्ने पर लेखक का नाम नहीं है, भीतर कहीं बहुत छोटे से प्रिंट में संपादन अनुपम मिश्र लिखा है। यह उनकी फितरत की वजह से हुआ होगा कि कोई इस किताब की बजाय उनकी चर्चा ना करने लगे, इसलिए वे बात को आगे रखते थे, अपने नाम को पीछे। 1993 में पहली बार प्रकाशित हुई 2.5 लाख प्रतियां, जो अभी तक अनुमानित हिसाब हैं, हिंदी में छपी हैं और बिक गई हैं। 10 साल तक भारत के अलग अलग इलाकों में यात्राएं कर अनुपम मिश्र ने तालाब बनाने की हमारी विशाल परंपरा, उसकी तकनीक और शब्दों को जुटाया। लेकिन पहले पन्ने में लेखक अनुपम मिश्र नहीं लिखा। इस किताब की कॉपीराइट नहीं है, चाहे तो आप भी छापकर बेचकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस किताब से एक पैसा नहीं कमाया। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संस्थाओं, प्रकाशकों और लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर भी इसे छापा, बेचा और बांट दिया। हिंदी का ही अनुमानित हिसाब है कि इस किताब की 2.5 लाख प्रतियां बिकी हैं। मलयाली, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू के अलावा मंदारिन, अंग्रेजी और फ्रेंच में भी इसका अनुवाद हुआ। अरबी में भी, ब्रेल में भी ये किताब छपी है। जिस किसी ने पढ़ा वो तालाब बनाने की भारतीय परंपरा का कायल हो गया और अपने स्तर पर तालाब बनाने लगा। यह सही है कि हमने तमाम तालाब मिटा दिए हैं, लेकिन यह भी सही है कि इस किताब को पढ़ने के बाद लोगों ने फिर से कई तालाब बना दिए। अनुपम मिश्र राजस्थान और बुंदेलखंड के गांव-गांव घूमते रहे, लोगों को बताते रहे कि आपकी ही तकनीक है, आपकी ही विरासत है, तालाब बनाने में कोई खर्चा नहीं आता, कोई पैसा नहीं लगता, मिलकर बना लो। क्यों हम सब अकाल से लेकर सुखाड़ से मर रहे हैं? हम राजनेताओं के जाने पर काफी कुछ बताते हैं, अभिनेताओं के जाने पर भी काफी कुछ बताते हैं। अनुपम जी के जाने पर अगर थोड़ा भी कम बताया तो मुझे आज नींद नहीं आएगी। आपको क्यों जानना चाहिए अनुपम मिश्र के बारे में? हो सकता है कि आपकी कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन पानी को पानी समझने के लिए तो जाना ही जा सकता है। शहर के शहर बरसात की बाढ़ के शिकार हो रहे हैं और नदियां पानी को तरस रही हैं, सूख रही हैं। जब नदियां ही मरणासन है तो शहरों में बाढ़ कहां से आती है? अगर आपकी दिलचस्पी इसमें भी नहीं है तो अनुपम जी के शब्दों में कोई बात नहीं। अपना काम है अच्छा काम करते जाना है। किताब का मुखड़ा बताया है तो पन्नों पर लिखी कुछ बातें भी बताऊंगा। सागर, सरोवर, सर चारों तरफ मिलेंगे। सागर लाड़ प्यार से सगरा भी हो जाता है और प्राय बड़े ताल के अर्थ में काम आता है। सरोवर कहीं सरवर भी है। सर संस्कृत शब्द सरस से बना है। आकार में बड़े और छोटे तालाबों का नामकरण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की इन जोड़ियों से भी जोड़ा जाता रहा है। जोहड़, जोहड़ी, बंध, बंधिया, ताल, तलैया, पोखर, पोखरी, डिग्गी हरियाणा और पंजाब में कहा गया। कहीं चाल, कहीं खाल, कहीं ताल, तो कहीं तोली, तो कहीं चौरा, चौपड़, चौधरा, तिघरा, 4 घाट, 3 घाट, अठगट्टी, पोखर। तालाब के अलग अलग घाट अलग अलग काम के लिए होते थे। छत्तीसगढ़ में तालाब के डौका घाट पुरुषों के लिए, डौकी घाट स्त्रियों के लिए। गुहिया पोखर, अम्हा ताल, डबरा, बावड़ी, गुचकुलिया, खदुअन। जिस तालाब में मगरमच्छ होते उनके नाम होते थे मगरा ताल, नकरा ताल,
संस्कृत का शब्द है नकरा, जिसका मतलब मगरमच्छ ही होता है। बिहार में बाराती ताल भी हुआ। बिहार के लखीसराय में कोई रानी साहिबा हुई जो हर दिन एक तालाब में नहाती थी, तो वहां 365 तालाब बन गए। स्वाद के हिसाब से महाराष्ट्र के तालाब का नाम जायकेदार या चवदार ताल पड़ा। एरी चेरी दक्षिण में तालाब को कहा गया। पुडुचेरी राज्य के नाम का मतलब ही है नया तालाब। इतने सारे नाम इसलिए बताए ताकि हम याद रखें कि यह सब किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की देन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और उसकी समझ का हिस्सा है, जो पर्यावरण के बारे में थी, जिसके बारे में अब हम नहीं जानते हैं। अलग अलग जानते भी होंगे, लेकिन एक साथ इन नामों को रखकर देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि हमने कितना कुछ गंवा दिया, हमने क्यों अनुपम मिश्र को ठीक से नहीं जाना। इसी किताब में रीवा के जोडौरी गांव का जिक्र है, जहां 2500 की आबादी पर 12 तालाब थे। किताब 1993 की है। अब पता नहीं उस गांव के लोगों ने अपने तालाब का क्या किया। फिर भी 150 की आबादी पर एक तालाब का औसत। अनुपम जी ने यह सवाल उठाया कि आखिर क्या हुआ, जो तकनीक और परंपरा कई हजार साल तक चली, वो 20वीं सदी के बाद बंद हो गई। लिखते हैं कि कोई 100 बरस पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में 53,000 तालाब थे और मैसूर में 1980 तक 39,000 तालाब। उन्हीं के शब्द हैं कि इधर उधर बिखरे ये सारे आंकड़े एक जगह रख कर देखें तो 20वीं सदी के प्रारंभ तक भारत में 11-12 लाख तालाब थे, जो गर्मी आने से पहले भर जाया करते थे, भरे रहते थे। ये तालाब इंजीनियरिंग कॉलेज की देन नहीं थे, लोगों ने बनाए। ये आकृति गजधर की है, उन्हीं की किताब से ली गई है। जो तालाब बनाता है गजधर। अनुपम जी ने लिखा है कि इस नए समाज में, अभी स्क्रीन पर गजधर की तस्वीर नहीं आई है, उन्होंने लिखा है कि इस नए समाज के मन में इतनी भी उत्सुकता नहीं बची है कि उससे पहले के दौर में इतने सारे तालाब भला कौन बनाता था। ये गजधर की तस्वीर है। अब सही तरीके से मिलान होता है। गजधर यानी जो नापने के काम आता है। 3 हाथ की लोहे की छड़ लेकर घूमता था। समाज ने इसे मिस्त्री नहीं कहा, सुंदर सा नाम दिया गजधर। गजधर वास्तुकार थे। गजधर हिंदू भी हुए, मुसलमान भी, और सभी जाति और धर्मों के लोग हुए। कभी कभी सिलावटा भी कहलाए, इसीलिए राजस्थान के पुराने शहरों में सिलावट पाड़ा मोहल्ले मिल जाएंगे, और कराची में भी सिलावटों का पूरा मोहल्ला है। गजधर भी सिद्ध होते थे। बहुत सारे लोग इसमें जो सिद्ध होते थे, वो बिना किसी औजार के इस्तेमाल के ही अंदाजे से बता देते थे कि देखो यहां पानी है, तालाब बनाओ, पानी मिलेगा। हर जाति और तबके के लोगों ने यह काम किया। इस किताब में दिल्ली का जिक्र है। अंग्रेजों के आने के पहले दिल्ली में 350 तालाब थे। उसी दौर में दिल्ली में नल लगने शुरू हुए थे, पाइपलाइन। जब बारात पंगत में बैठ जाती तो स्त्रियां गाती थी कि फिरंगी नल मत लगवाए दियो। लेकिन नल लगते गए और तालाब, कुएं, बावड़ियों के बदले अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित वाटर वर्क से पानी आने लगा। किताब में मध्य प्रदेश के सागर का भी एक प्रसंग है। कोई 600 साल पहले लाखा बंजारे ने सागर नाम का विशाल तालाब बनाया और इसके किनारे शहर बसा, जिसका नाम सागर हो गया। अब यहां नए समाज की तमाम संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय, जिला मुख्यालय, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है। एक बंजारा यहां आया और विशाल सागर बनाकर चला गया, लेकिन नए समाज की ये साधन संपन्न संस्थाएं इस सागर का देखभाल नहीं कर सकी। आप भी इस किताब को इसी तरह बांट सकते हैं जैसे हमने अभी बांटा। हम पानी पीते तो हैं, मगर पानी के बारे में कम जानते हैं। धीरे धीरे कंपनियों के नाम ज्यादा जानेंगे और पानी के बारे में ज्यादा भूल जाएंगे। अनुपम मिश्र की यह किताब की अंतिम पंक्ति यही है, अच्छे काम करते जाना। गांधी मार्ग पत्रिका की भाषा में उतर कर देखिए, आपको चिढ़, हिंसा, कुढ़न, आक्रोश का नामो निशान नहीं मिलेगा। ऐसी भाषा बहुत कम लोग लिख पाते हैं। पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यक्तित्व कई साल तक मनाता रहा कि आप दर्शकों के सामने हाजिर कर दूं उन्हें। पहले टेड टॉक के लिए गए, फिर हम लोग के लिए पकड़ के ले आया ही। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे और अनुपम मिश्र का वो हिस्सा हम लोग का भी आपको सुनाएंगे। वो गए हैं इस दुनिया से, ये बड़ी बात नहीं है। पानी को जानने वाला समाज ही चला गया, ये बड़ी बात है। उस समाज का दस्तावेज भी तैयार है, फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये बड़ी बात है। आप ये ना समझिएगा कि कोई लेखक गया है जिसकी किताब के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आदमी को आदमी बनाने का एक स्कूल अभी बंद हुआ है। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। कुमार प्रशांत हैं, उनके सहयोगी गांधीवादी, और ओम थानवी पूर्व संपादक और प्राइम टाइम के नियमित मेहमान भी। थानवी जी, चूंकि आप दूर हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हालांकि मैंने उनकी एक किताब का जिक्र किया है, फिर भी जब पर्यावरण को लेकर हम सोचते समझते हैं और जो खबरें पढ़ते हैं, जो कैंपेन देखते हैं, उन सब के बीच अनुपम मिश्र हमारी सोच और समझ को कैसे बदल देते हैं? देखिए, काफी बातें तो आपने विस्तार से अभी बताई हैं। अनुपम जी जीवन के साथ हमारा जो रिश्ता है उसकी हमको दोबारा याद दिलाते हैं। अभी बहुत से लोग जो हैं
सारी दुनिया में पर्यावरण की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। अनुपम जी भी बात करते थे, लेकिन अनुपम जी की बात ये थी कि शब्दावली उनके पास में अपनी थी। जो लोग आजकल बात करते हैं, संस्थाएं चलती हैं, स्वयंसेवी संगठन जो हैं वो काम करते हैं, उन सबके पास में एक ओढ़ी हुई जुबान, एक ओढ़ी हुई भाषा और खूब सारे दस्तावेजों और आंकड़ों से लकदक जो है चीजें होती हैं, जो आम जनता समझ नहीं सकती कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। ये दुनिया को बचाने निकले हैं, लेकिन हमें बता नहीं सकते कि कैसे बचाना है। अनुपम जी उस संसार के बीच जाते थे और वहां से उन परंपराओं की पहचान करके आम शब्दावली में, सहज शब्दावली में उसको हमें भी बताते थे। और जैसे पानी का आपने जिक्र किया, उनका सबसे बड़ा काम पानी के बारे में है और हमारे राजस्थान में बहुत आते जाते रहे। अक्सर एक बात कहते थे कि पानी का मतलब होता है इज्जत। हम जब परंपरा में कहते हैं कि किसी की इज्जत उतर गई तो कहते हैं उसका पानी उतर गया। आबरू शब्द है, आप से बनता है, तो कहते थे देखिए फारसी में आपका मतलब पानी होता है, तो आप से आबरू बनती है, इज्जत बनती है। तो हमने अपनी इज्जत कैसे खोई है, हमने पानी के साथ अपना रिश्ता बदल दिया। इसलिए बीकानेर में बाढ़ आ गई, कोटा में बाढ़ आ गई, जहां पे पानी इतना कम बरसता है वहां पे बाढ़ आ गई, क्योंकि जो तालाब एक एक शहर में 80 तालाब 90 तालाब पूरी सूची वो सामने पेश करते थे, उनमें जो पानी बह के चला जाता था वो पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। तो पानी से रिश्ता न केवल हमने नल से जोड़ दिया, सरकार से जोड़ दिया, हमने अपना ही जो एक रिश्ता है धमनी वाला वो खत्म कर दिया। इस तरह से जो समझाने का उसका अंदाज था, मैं समझता हूं कि वो नायाब था। अंग्रेजी में जो कहते हैं कम्युनिकेटर, वो एक महान कम्युनिकेटर थे। अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचे और कैसे समाज को अपनी खामियां और अपनी उपलब्धियां महसूस हों, इसका मेरे ख्याल में अनुपम जी से बड़ा कोई मैंने व्यक्ति नहीं देखा जो इतने बेजोड़ ढंग से इस चीज को हमको समझा और बता सकता हो। प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत सारे दर्शक, हालांकि उनकी किताब भारत की तमाम भाषाओं में पढ़ी गई है, अनुदित है, तो बहुत सारे लोगों को उनके बारे में पता भी है, लेकिन जो अभी अभी बहुत सारे लोग जानने का प्रयास कर रहे होंगे कि बॉब डिलन तो नहीं हैं जिन्हें नोबेल मिला है, या कोई बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि क्यों इनका इस बात में इतना यकीन था कि बिना संसाधन के समाज के दम पर जो समस्याएं हैं पर्यावरण की, उसको फिर से उसका समाधान किया जा सकता है। हम जब भी सोचते हैं, अक्सर वो कहते थे कि ये बजट बना देते हैं, ये जीडीपी बना देते हैं, ये 1000 करोड़ कर देते हैं, इससे पर्यावरण का कभी समाधान नहीं होगा। मध्य प्रदेश के एक सज्जन थे, बनवारी लाल शर्मा उनका नाम था, और मैं कहूँ तो अनुपम जी का क्लास वहीं से शुरू होता है जी। उनके पास जब अनुपम जी गए तो उन्होंने एक ही बात अनुपम जी से कही। वो मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने उनको समझाया कि देखो, साधनों से विकास की गहराई नहीं नापी जा सकती है और साधनों से विकास की सच्चाई भी नहीं नापी जा सकती है। इन दो के अलावा कुछ कर सकते हो तो सोच कर देखो। यहाँ जो पाठ पढ़ा अनुपम जी ने बनवारी लाल जी से, वो पाठ पूरे जीवन उनको याद रहा। दूसरी एक और भी बड़ी चीज़ है कि अनुपम जी के पिताजी भवानी प्रसाद मिश्र जी शायद हिंदी में उतना एक्टिविस्ट कवि दूसरा नहीं है। तो अनुपम जी के जीवन में इन दो चीज़ों का बहुत अद्भुत मेल है, बहुत अद्भुत संतुलन है। एक काव्य दृष्टि, सौंदर्य पहचानने की दृष्टि, और दूसरी एक्टिविज्म के साथ उसको समाज के सामने लाने की दृष्टि। हम लोग भूल जाते हैं कि पत्रकारिता का एक नया ही स्वरूप अनुपम जी ने गढ़ा कि घटना स्थल पर जाकर रिपोर्टिंग करना तो सभी करते हैं। अनुपम जी ने शुरू से घटना स्थल पर जाकर वहीं रह जाने पर रिपोर्टिंग करनी शुरू की। जैसे कुछ और बताइए। जैसे एकदम इधर आ जाता हूं, डाकुओं ने समर्पण किया चंबल में, और वो जयप्रकाश नारायण का जलवा था जिसमें डाकुओं ने इतने बड़े पैमाने पर 500 के करीब डाकुओं ने, कहते हैं कि चंबल खाली हो गई बड़े डाकुओं से। वो जब अभियान चला, उस अभियान में अनुपम जी भी शामिल हुए। प्रभाष जोशी, अनुपम जी और श्रवण कुमार गर्ग, ऐसी एक टिकड़ी थी उस समय। इन लोगों ने जाकर के किया क्या, ये रिपोर्टिंग करने नहीं गए थे, ये जाकर वहीं रहने लगे।
डाकुओं के संपर्क में रहने लगे, लोगों के संपर्क में रहने लगे, वहाँ बातचीत करने लगे, इस प्रयास की क्या कोशिश है ये समझाने लगे और उसमें से चीज़ें लिखना भी शुरू किया। तो जा करके देखा और ये समर्पण हुआ और कितना बड़ा हुआ, ये घटना उनके लिए नहीं थी। उनके लिए घटना वो थी कि वहाँ रोज रोज रह करके हम क्या सीख रहे हैं। तब जो किताब तैयार हुई चंबल की बंदूकें गांधी के चरणों में, उस किताब को अगर आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि इस भाषा के अलावा दूसरी कोई भाषा यहाँ काम ही नहीं करती। तो ये पत्रकारिता का एक बिल्कुल नया चेहरा है जो हम लोग जल्दी से पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि आजकल तो इतनी तेज़ी से पत्रकारिता चलती है, उसमें ये ठहराव की जो चीज़ है, गहराई में जाने की जो चीज़ है, वो छूट जाती है। इसी तरह से पानी का जो सवाल खड़ा हुआ, तो पानी का सवाल तो बहुत पहले से है, बहुत सारा संकट है और राजस्थान में तो बहुत बड़ा संकट रहा है। लेकिन जब अनुपम जी वहाँ पहुँचे तो जाकर घूमकर वापस नहीं आ गए, वहीं रहने लगे लोगों के बीच में। और वहाँ से घूमते घूमते उन्होंने भी ये समझा कि अगर राजस्थान 1000 साल से बना हुआ है और इतने बड़े पानी के संकट से घिरा था, तो 1000 साल से टिका कैसे रहा, ये टिका कैसे रहा, इसका सवाल उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो जनजीवन में कहानियाँ सुननी शुरू की, जनजीवन से लोगों ने बताना शुरू किया कि फलाना था जो तालाब बना देता था। तो जो आप अभी जिसका चित्र दिखा रहे थे, वो आदमी अब समाज में कहाँ है, ये खोजते खोजते उस आदमी तक पहुँचे। तो ये जो चीज़ें निकलती हैं, इसी में से एक नए तरह की भाषा भी बन जाती है। जितने सारे शब्द अभी आपने तालाब के लिए हमारे सामने रखे, अनुपम जी के संकलित किए हुए, दरअसल में सारे शब्द समाज में जिंदा हैं, सिर्फ खोजने वाला नहीं, तालाब नहीं, तालाब नहीं है। तो वो जो खोज कर दी उन्होंने, वही खोज है जो आज हमको बहुत परेशान कर रही है कि वो खोजने वाला आदमी निकल गया हमारे बीच से। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि अनुपम जी जैसे लोग निकल जाते हैं, उससे कहानी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि वो इतनी लंबी कहानियाँ लिख कर गए हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी सारी भाषाओं का जिक्र आपने किया, उतने नहीं बल्कि जितने सारे लोग उन्होंने तैयार कर दिए जो तालाब के प्रश्न पर, पानी के प्रश्न पर काम कर रहे हैं, वो इस कहानी को रुकने नहीं देंगे। आप बता सकते हैं कि इनके किताब के बाद, मैं कह रहा था कि बहुत जगह लोगों ने तालाब बनाए हैं, कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप कि? जी हाँ, कई बार लगता होगा कि हाँ उन्होंने लिखा, उनकी बातें हैं, शायद समाज ने नहीं सुना, शायद सरकारों ने नहीं सुना। एक बड़ी अजीब सी बात है ये बदलाव या सुनाना, ये सारे शब्द ही शायद उनके काम के साथ बैठते नहीं हैं। उनके काम के साथ बैठता है छूना, पहुंचाना। उनके काम की शैली भी कुछ इसी तरह की थी कि वो सिर्फ लोगों तक छू देते थे। वो छूने के बाद अगर कुछ जमा आपके भीतर उगा तो आप उस काम को करें। तो अभी राजस्थान में गया था, एक चतर सिंह जाम है वहाँ, गांव के बिल्कुल सामान्य किसान जिसको आप कह सकते हैं। तो ये जब मैं जा रहा था तब से अनुपम जी मेरे पीछे पड़े थे कि चतर सिंह से आप ज़रूर मिलिएगा। तो मैं पहुँचा उनके तक मिलने के लिए, और जब मैं पहुंचा तब उन्होंने मुझको बताया कि मैं तो आपसे बहुत पहले सर्वोदय सम्मेलनों में आपको सुना है वगैरह वगैरह कहा उन्होंने। लेकिन मैंने कहा लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं सुना, तो आज तो मैं आपको ही सुनने आया हूँ। तब वो ले गए मुझको अपनी जगहों पर जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, और इतने अद्भुत तरीके से उन्होंने वो बातें बताई मुझको, जो बातें अनुपम जी ने अपनी किताबों में अपनी तरह से लिखी हैं, उसको उन्होंने अपनी तरह से हमारे सामने रखा और कहा कि देखिए सारे खेत उसी से तैयार हुए हैं और इन खेतों में कभी पानी की कमी नहीं होती है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बारिश की रेट है। लेकिन ये सारा खेती का सिस्टम ऐसा बनाया है हमने, और ये सिस्टम कहाँ से मुझको मिला? तो उन्होंने कहा कि मुझको भी परंपरा में से ही मिला। जब अनुपम जी का ये देखा मैंने, तो मैंने भी अपनी परंपरा में खोजना शुरू किया और तब पता चला कि अच्छा इस तरह की भी खेती हो सकती है। थानवी जी, मैं सोपान का लिखा एक लेख पढ़ रहा था कि 2005 में इंडिया टुडे ने भारत की 30 प्रभावशाली पुस्तकों का जो इस तरह का संकलन होता है, उसमें आज भी खरे तालाब को रखा था, और हिंदी के 3 श्रेष्ठ पुस्तकों में से ज़्यादा पढ़ी जाने वाली। पर फिर मैं जानना चाहता हूँ, अक्सर हम एक विद्यार्थी के तौर पर इस कमी का सामना करते रहे हैं कि हिंदी में बहुत अच्छा साहित्य है और हिंदी के साहित्यकारों ने दुनिया के साहित्य का भी अच्छा एक तरह से संकलन उपलब्ध कराया है हिंदी के पाठकों के लिए। पर साहित्य के अलावा जो ज्ञान अर्जन है पर्यावरण पर, खासकर इस तरह के विषयों पर, इतिहास वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, अनुपम मिश्र के अलावा कुछ मिलता नहीं है।
देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा। लोग लिख रहे हैं, लोगों ने लिखा है। जैसे राजस्थान में शुभू पटवा है, उन्होंने बहुत लिखा है। ऐसे आपको भोपाल में लोग मिलेंगे, होशंगाबाद में लोग मिलेंगे, महाराष्ट्र में लोग मिलेंगे। लेकिन अनुपम जी की खूबी ये है कि उन्होंने उसको आंकड़ों के जंजाल से दूर रखा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि अनुपम जी सिर्फ गांधीवादी नहीं थे, वो गांधी विचार को जीते थे। तो किस तरह से गांधी जी का जो ग्राम स्वराज्य है, गांधी जी का जो सपना है एक अलग किस्म के भारत का, जिसमें गांव और कस्बे उनकी जान है, उनके बीच में पर्यावरण की जो जगह है, पर्यावरण का मतलब वो जीवन शैली जो हमको परंपरा से मिलती है, जिसको हमने ओढ़ा नहीं है, जो बाजारवाद की वजह से, भूमंडलीकरण की वजह से, भौतिकवाद की वजह से अभी चौपट नहीं हुई है। तो वो जीवन शैली हम लोग कैसे बचा सकते हैं? तो और लोगों ने बहुत लिखा, बहुत किताबें सामने आई हैं, उन्होंने बुनियाद गढ़ी है। अनुपम जी ने कई जगह उनका हवाला भी दिया है। लेकिन अनुपम जी ने जो काम किया उसकी खासियत यह है कि अनुपम जी सीधे जीवन से दो चार जाकर के हुए। उन्होंने किताबों से किताबें नहीं निकाली, उन्होंने आंकड़ों से किताबें तैयार करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जीवन से किताबें तैयार की। इस वजह से उनकी ये जो जिज्ञासा है, जो शब्दों को लेके है, शब्दावली को लेके है, कोई कह सकता है कि किसी पर्यावरण पे लिखने वाले को भाषा विज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी रुचियां, चूंकि मेरे दोस्त भी थे, मैं जानता हूं, बहुत विविध थी, खान पान से लेकर के और कला, वास्तुकला, इनमें बड़ी दिलचस्पी थी। अगर वो आपको कोई लिफाफा भेजते थे, हाँ। उस लिफाफे पे जिस ढंग से पता लिखते थे, जिस तरीके से उसको धागे से बांधते थे, उसमें भी एक कला और कौशल झलकता था। तो वो एक बार प्रभाष जी ने उनके बारे में कहा था, हमारे समय का अनुपम आदमी। वो हमारे समय के अनुपम आदमी थे, सिर्फ नाम उनका अनुपम नहीं था। थोड़ा और बताते तो अच्छा रहता। मैं समय का सदुपयोग करना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि वो अनुपम मिश्र के दूसरे हिस्से के बारे में भी थोड़ा जान सकें। नहीं, जैसा मैं आपको बता रहा था कि उनकी जो जीवन शैली खुद की है, वो बहुत सादगी भरी थी। अगर कोई कल्पना करे, जिन्होंने अनुपम जी को नहीं देखा होगा, तो आज के दौर में वो व्यक्ति कैसा होगा। वो चप्पल पहनते थे और कुर्ता पाजामा पहनते थे। उनको आधुनिक वस्त्रों में मैंने कभी नहीं देखा। हम आज उन नेताओं को भी जो धोती पहन करके जीवन भर उस किस्म की भारतीय परंपरा की बात करके बड़े नेता बने, अब हम उनको सूट बूट में देखते हैं। अनुपम जी को मैंने नहीं देखा। अनुपम जी ने कभी मोबाइल नहीं खरीदा, अनुपम जी ने कभी कोई गाड़ी नहीं खरीदी, अनुपम जी ने कभी कोई मकान नहीं खरीदा। यानी गांधी विचार को ओढ़ना और गांधी विचार को जीना। तो ये मैं चाह रहा था, इस फर्क को समझना कि वो क्यों हमारे वक्त के अनुपम आदमी कहलाए, क्यों प्रभाष जी ने उनको हमारे समय का अनुपम आदमी कहा। क्योंकि ये चीज जो गांधी जी तो कर सकते थे, लेकिन आज के वक्त में कहना आसान है, करना लगभग असंभव है। वो करके उन्होंने बताया। मैं ये मानता हूं कि वो जो एक उपलब्धि उन्होंने की। दूसरी बात, लेखक तो बड़े थे ही, वो संपादक भी बड़े थे। उन्होंने कुमार जी आपके पास में बैठे हैं, उनको मालूम है, गांधी शांति प्रतिष्ठान की पत्रिका गांधी मार्ग छोटी पत्रिका है, लेकिन बड़ी पत्रिका मेरे है। पास बड़ी है पत्रिका और मैं किसी को नहीं देता है कि जिस मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूं। मैं अपनी प्रति किसी को नहीं देता हूं जी। और आप पाएंगे कि उसमें उस पत्रिका में सब कुछ पढ़ने लायक है, लेकिन वो जो पढ़ने लायक है उसको सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने में, संपादित करने में अनुपम जी कितना परिश्रम करते थे, ये मैं निजी तौर पर जानता हूं। चीजों को चुनना, छांटना, लेकिन उसके बाद सुरुचिपूर्ण ढंग से पेश करना, यह भी संपादक का काम है। तो वो संपादन करने में भी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं क्योंकि मैं भी इस काम में शामिल रहा हूं, ये बहुत आसान काम नहीं है। एक एक वाक्य को, एक एक अर्धविराम को, पूर्ण विराम को कहां कैसे किया जाए, इस चीज के ऊपर भी बड़ी मेहनत करते थे। यानी संपादक बहुत बड़े थे। और एक चीज जो हम भूल न जाएं, एक किताब उनकी दोनों किताबों से पहले छपी थी, हमारा पर्यावरण। उसने भारत में पर्यावरण का मयार बदल दिया, माहौल बदल दिया। वो किताब मौलिक किताब नहीं थी। अंग्रेजी में अनिल अग्रवाल की जो संस्था है, सुनीता नारायण की संस्था है, वो हर साल एक रिपोर्ट छापते थे। उस रिपोर्ट को पहली दफा जब हिंदी में हमारा पर्यावरण नाम से अनुपम जी ने छापा, तो लोगों ने समझा कि ये मौलिक किताब है। और वो इतनी सुरुचिपूर्ण ढंग से छपी थी।
और उसमें बहुत-बहुत तस्वीरें, उसमें रेखांकन, उसमें संपादन, वो संपादन का भी उनका एक अनुपम उदाहरण है वो किताब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम इसके बाद अनुपम जी जब हम लोग में आए थे तो वो हिस्सा हम दिखाना चाहते हैं, आप उनको बोलते हुए भी सुनिए कि वो इतना अनुपम क्यों थे। जब तक पानी का हम लोग नहीं बनेगा, हम लोग पानी पानी ही करते रह जाएंगे। तो मैं अब स्वागत करता हूं अनुपम मिश्र जी का। आप आ जाएं, ये मंच ही आपका और पूरी महफिल आपकी और हमारे दर्शक आपके, सब कुछ आपका। आप सबको नमस्कार। ऐसा लगता है कि कुछ बातें बार बार कहनी पड़ती हैं और उन बातों में से पानी एक है। ज़्यादातर आज हम लोग कुछ शहर में रहते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ों की तरह अब पानी भी खरीदने लगे हैं। पहले पानी नहीं खरीदा जाता था। तो एक तरह से कहें तो पानी के मामले में हम लोग उपभोक्ता बन गए। इसका ये मतलब है कि हम पानी पैदा नहीं करते, पानी का संग्रह भी नहीं करते। नारे लगाते हैं, पानी खरीदते हैं, वो भी बहुत कम दाम पर। कुछ हमारे मन में शिकायत होती है कि पानी महंगा हो गया, लेकिन सचमुच पानी की जो कीमत है वो हम नहीं चुका रहे अभी भी। तो मैं पानी की कीमत की बात कर रहा था कि यदि हम सचमुच पानी की ठीक कीमत चुकाने लग जाएं तो शायद हमको उसका दाम दूध से ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अभी हम इसको भूल जाते हैं और पानी का कुछ चित्र और कुछ विचित्र किस्सा थोड़े से चित्रों के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इतना बड़ा देश है, कहाँ से शुरू करें ये विचित्र और चित्र किस्सा। ये सामने आपके एक चित्र है। हमारे देश का एक सबसे बड़ा ज़िला है राजस्थान में, जैसलमेर, और ये कुएं से पानी निकाल रही है टीम। ज़रा लोगों को गिन के तो देखिए आप, पूरे 11 लोग मिलेंगे और एक एक्स्ट्रा भी मिलेगा और एक शायद उनका कोच भी मिलेगा। वैसे इस कुएं से पानी ऊंट निकालते हैं, 2 ऊंट एक जोड़ी लगती है, लेकिन अभी वो नहीं है और इनको पानी चाहिए तो ये इस तरह से निकाल रहे हैं। ये कुआं आपको सबसे कोने में दिखाई देगा, उस तरफ जहां एक पगड़ी वाले सज्जन खड़े हैं, 3 डंडियां हैं और ये 300 फुट गहरा कुआं है मीठे पानी का। और ये 2 ऊंट उसको एक रस्सी से, डोल चड़स कहलाती है, उससे निकाल रहे हैं। तो अभी इतने दूर पहुंचे और ऊंट का मुंह कुएं की तरफ हुआ नहीं है, और खींच के ले जाएगा वो। और ज्यादा इंतजार करते तो ऊंट बाहर हो जाता चित्र से, इसलिए वहीं के वहीं इसको लिया गया है। तो ऐसे कुएं प्रकृति ने इस खारे इलाके में 25-25 किलोमीटर की दूरी पर बनाए हैं। कहीं कहीं छोटा सा एक हिस्सा मीठे पानी का छोड़ा है। और लोगों का कौशल देखिए, उनकी विद्वत्ता देखिए, बिना हमारे पढ़े लिखे समाज के उन्होंने वही मीठी जगह चुनी है और वहां पर ये बनाया है। और आपको जान के अचरज होगा कि उनको ये 25-25 किलोमीटर दूर के कुओं से कोई शिकायत नहीं है। वो कोई कैमरे के सामने आके फोटो नहीं खिंचवाते कि हमारे कुआं कैसे कदम कदम पर हो जाए। जहां कदम कदम पे पानी था, जैसे मालवा के बारे में कहते थे कि वो पक पक रोटी डग डग नीर, यहाँ पर 25-25 किलोमीटर पे पानी है और लोग खुश हैं क्योंकि उसका बहुत अच्छा प्रबंध करना वो जानते हैं। तो ये हमारा सुनहरा रेगिस्तान है और इसमें पानी को सिखाने के लिए बहुत सारी गुंजाइश है। ये सचमुच सोना है जानकारी का। इस सोने की कीमत की जो सीख है वो कभी कभी टूट भी जाती है, और वो टूट के कहाँ ले जाती है, दिल्ली तक आ जाती है। दिल्ली में ये यमुना का प्रवेश है, बहुत चौड़ा पाट, सुंदर पानी, यही सब आपके घरों में आता है साफ होके। फिर उसके बाद क्या होता है, हम उसको गंदा करते हैं और फिर वापस इसी नदी में मिला देते हैं। हमारी प्यास इतनी ज्यादा है कि हमने इस यमुना को पूरा पी लिया, एक नदी पूरी पी गए हम लोग। उसके बाद कम पड़ा, सरकार को हम लोगों का ध्यान रखना पड़ता, बड़ी संवेदनशील सरकारें होती हैं आजकल। तो उन्होंने कहा हम गंगा का पानी ले आते हैं, चिंता मत करो गंगा की, यमुना की। तो गंगा का पानी आया, वो भी हम लोगों ने पी लिया इस बीच में। उसके बाद आया नंबर भगीरथी नदी का। गंगा का एक और धारा है, उसका नाम भगीरथी है, टिहरी से पानी आ रहा है अभी हम लोगों का। इसके बाद भगीरथी भी हम सुखा देंगे, उसका पानी भी पूरा पी जाने वाले हैं।
तब हमारे पास क्या विकल्प होगा? अभी बातचीत चल रही है कि हिमाचल में रेणुका झील एक तीर्थ है, वहां पर से पानी हम लेकर आएंगे ग्रेविटी से। लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता, शायद रेणुका हमारा दिल्ली का अंतिम स्रोत होगा। इसके बाद पानी तो लाने को कोई लंदन से भी लेके आ सकता है, लेकिन वो हमें किसी भी कीमत पर मिल नहीं पाएगा। हम देखें कि दिल्ली में हम यमुना को विदा करते समय क्या देते हैं। ये ओखला का चित्र है, यहां से दिल्ली से रवाना हो जाती है, ये विदा का चित्र है। ये सारा का सारा मामला ऐसा नहीं था। दिल्ली में कोई 100 साल पहले जब इसको अंग्रेजों ने राजधानी बनाना तय किया, लगभग छोटे बड़े 800 तालाब थे। तालाबों की गिनती तो बहुत लोगों को पता होगी कि तालाब तो थे, अभी भी कुछ मोहल्लों के नाम बचे हैं, जैसे हौस खास है, हौस काजी है, इस तरह के कुछ मेट्रो के स्टेशन भी बन गए होंगे। इतनी तरक्की हमने की है, लेकिन वास्तव में जैसे रवीश जी ने कहा कि 50 मंजिल के ऊपर स्विमिंग पूल और नीचे पानी नहीं, वो स्थिति हम लोगों ने इन सब तालाबों की पाट पाट कर इनको कचरों से इनके ऊपर मॉल बना दिए और पता नहीं क्या क्या कर दिया इस बीच में। तो आप देखेंगे कि दिल्ली में नदियां भी थीं, केवल अकेली यमुना नहीं थी। यमुना में अरावली की तरफ से, पश्चिम की तरफ से जो पूरी पर्वत श्रृंखला है, उसमें दूर दूर से आके नदियां पानी यमुना में मिलाती थीं और यमुना को और संपन्न करके जाती थीं, विपन्न करने के बदले। आज हमने उन सब नदियों को या तो मारा है या गंदे नाले में बदल दिया है। ये एक दिल्ली का पुल है। लोगों की इच्छा तो इसको तोड़कर इस निशान को मिटाने की रही होगी, लेकिन ये शायद टूटा नहीं, क्योंकि ये सरकारी बना हुआ पुल नहीं था, बहुत मजबूत बना था और प्रेम से बनाया था। इसमें सीमेंट के अलावा प्रेम का भी चूना लगाया गया होगा इसकी, इसलिए इतनी मजबूती। ये लोधी गार्डन्स में बना हुआ पुल है। बहुत सारे दिल्ली में राज करने वाले यहाँ सवेरे घूमने भी जाते हैं, इस पुल के ऊपर टहलते भी हैं वो लाठी लेके, 4-5 हज़ार के जूते पहन के जाते होंगे, लेकिन इस पुल का क्या महत्व है वो भूल गए। इसके नीचे से जो नदी निकलती थी वो खान मार्केट के सामने से बहती हुई कलकल करती हुई जाकर पुराना किले की खाई में मिलती थी। तो सबूत है अपराध हुआ है, लेकिन अपराधी का पता नहीं है कि ये नदियां हमने कैसे मारी, किसने मारी। इनके नाम तक नहीं ढूंढे मिलते आज। तो जब दिल्ली ऐसा कर सकता है तो बाकी सब शहरों की क्या स्थिति होगी। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के भाषणों को ध्यान से सुनिए। दोहराव है, ठहराव है, मगर तल्खियां बढ़ती चली जा रही हैं। सीधा सीधा हमला हो रहा है। इन दोनों को इसलिए भी ध्यान से सुनना जरूरी है और याद रखना जरूरी है, क्योंकि 1 जनवरी के बाद से जब चीजें बदलेंगी, तभी आप पता चल कर पाएंगे कि ये चीजें बदल रही हैं, जब आपको इनकी एक एक बात याद रहेगी। हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो, संसद बंद हो, संसद बंद। पूरा महीना संसद चलने नहीं दी। ये संसद क्यों चलने नहीं दी भाई? पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं की? राष्ट्रपति के कहने के बाद भी हो हल्ला करते रहे, नारे बुलाते रहे। ये इसलिए करते थे कि जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती थी, इससे वो भाग रहे थे। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, हटाना चाहती है। और एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कानून, कोई भी निर्णय लिया, उनको हम 100% अपना समर्थन देंगे। मगर डिमोनेटाइजेशन का जो निर्णय था,
8 नवंबर का जो निर्णय था वो ना भ्रष्टाचार के खिलाफ था और ना काले धन के खिलाफ था। हर दिन 15,000 लोगों को 1,000 रुपया उनके खाते में जाएगा। 100 दिन में 15 लाख परिवारों में 1,000 रुपया पहुंच जाएगा। दूसरा, 7 दिन के बाद 30 दिसंबर को एक बड़ा ड्रॉ होगा जिसमें लाखों रुपया के इनाम दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि सिर्फ 6% काला धन कैश में है। उन्होंने आपसे वायदा किया कि 15 लाख रुपए मैं हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। 15 लाख रुपए किसको मिला? कोई है यहां पे? नहीं। जनता ने सवाल पूछना शुरू किया, नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, मेरे 15 लाख रुपए कहां हैं? नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, मेरे 15 लाख कहां हैं? हिंदुस्तान का बेवकूफ बना दिया, यह हिंदुस्तान की जनता बोल रही है। ये लड़ाई देश के ईमानदारों की लड़ाई है, देश के गरीबों की लड़ाई है और ये सरकार ये लड़ाई जीत करके रहने वाली है, क्योंकि देश ईमानदारी की लड़ाई जीतना चाहता है। ये बात मैं भली भांति जानता हूं। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा कारोबार नोटों का और इतना बड़ा निर्णय, लोगों को क्या कुछ सहना पड़ा है इसका मुझे पूरा अंदाज है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 99% गरीब ईमानदार लोगों से बिना पूछे खून निकाल दिया। गरीब लोगों की हालत देखिए, इलाज के लिए पैसा नहीं है, यह काम आपकी फायर बॉम्बिंग ने किया है। किसान, मोदी जी किसान बीज और खाद चेक से नहीं खरीदता है, क्रेडिट कार्ड से नहीं खरीदता है, कैश में खरीदता है। उसका कैश आपने जला दिया।